तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स। अब फिजिक्स का आज के इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि 3 नंबर वाले न्यूमेरिकल को आज के इस वीडियो में हम देखेंगे और किस किस चैप्टर के हम देखने वाले हैं वो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और फिर से 6th और 7th, मतलब 7 चैप्टर का, मतलब आपका जो फिजिक्स की पूरी किताब है ना उसमें से आधी किताब का आज के इस वीडियो में 3 नंबर वाले न्यूमेरिकल को कंप्लीटली देखने वाले हैं। अदरवाइज मैं यही कहूंगा, वीडियो देख रहे हैं तो कॉपी पेन लेकर बैठिए, आसानी तरीके से समझ में आएगा और नोट डाउन करते हुए चलेंगे जी, ठीक है ना। चलिए बिना देर के चलिए हम स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया 3 नंबर वाले न्यूमेरिकल चैप्टर 1 से 7 तक के। अब बोर्ड एग्जाम 2025 की हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर चूज कर लूँ, आई थिंक बेटर रहेगा। चलिए जी, फर्स्ट हमारा यहाँ पे आता है क्वेश्चन। ये देखिए बहुत बार ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए मैं कहूँगा इन सभी को आपको तैयार कर लेना है। यहाँ पे कह रहा है 2 बिंदु आवेश, क्या है 2 बिंदु आवेश प्लस 9e और प्लस e एक दूसरे से कितने 16 सेमी दूर पर स्थित हैं। इनके बीच एक आवेश q को कहाँ रखा जाए कि वो संतुलन में हो, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन है जी। चलिए क्वेश्चन तो आपने समझ लिया, अब हम इसको थोड़ा सा आपको फिगर से भी समझाते हैं जिससे आपको समझ में आए। देखिए सबसे पहली बात, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया होगा, तो मैं आपको समझाता हूँ। कह रहा है कि 2 बिंदु आवेश है, पहला है प्लस 9e और एक है प्लस e, ठीक है ना। इन दोनों, ये मतलब 2 आवेश है, बिंदु आवेश। तो सपोज दैट ऐसे हम मान लेते हैं कि ये एक बिंदु है और ये एक बिंदु है, ये 2 बिंदु हैं जी। थोड़ा सा मैं अच्छे से रेखा ही ले लेता हूं जिससे आसानी से समझ में आए, ठीक है ना। ये देखिए 2 बिंदु आवेश हैं, एक जो बिंदु आवेश है ये है प्लस 9e, ठीक है ना, प्लस 9e, और दूसरा है यहाँ पे है प्लस e, ठीक है। इतनी बात समझ के 2 बिंदु आवेश हैं और इन एक दूसरे से 16 सेमी दूर पर स्थित हैं। मतलब ये एक दूसरे से कितने दूरी पर स्थित हैं जी, तो ये एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर दूर पर ये स्थित हैं, ठीक है ना। इतनी बात बेसिक यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो कह रहा है इनके बीच एक आवेश q को कहाँ रखा जाए कि संतुलन में, मतलब इन दोनों आवेशों के बीच एक आवेश है q, तो इस आवेश q को हम कहाँ पर रखें, किस बिंदु पर हम रखें कि जो बल लगे ना तो वो दोनों बल एक दूसरे के बराबर हो। मतलब जाहिर सी बात है ये भी आवेश है, ये भी आवेश है, तो ये आवेश इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, आकर्षित या प्रतिकर्षित करने के लिए एक बल लगाएगा, तो वो हो जाएगा F1। ये भी एक आवेश है तो ये भी अपनी ओर शायद आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित, तो उसके लिए F2 बल लगेगा। तो 2 यहाँ पे बल लगेंगे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब 2 बल लग रहे हैं तो ये दोनों बल लगेंगे, तो ये आवेश को कहाँ पे रखें ना कि संतुलन में हो, वहां पर ही स्थित रहे, यही हमसे कहा जा रहा है। तो चलिए जी अब हम थोड़ा सा समझते हैं, ये इतना हमें क्वेश्चन में दिया गया है। सबसे पहली बात हम ऐसा मान लेते हैं, क्या मानेंगे जी, हम मानेंगे ये कि यहाँ से ये टोटल दूरी तो 16 है, मान लेते हैं प्लस e से q तक की जो दूरी है उसको हम मान लेते हैं x, ठीक है ना। तो मान लेते हैं ये दूरी x है, तो मैं पूछूं ये कितना होगा, तो हम जानते हैं 16 टोटल है, इतना x है, तो अगर 16 में से x को घटा देंगे तो ये दूरी निकल जाएगा। तो इसका मतलब ये जो दूरी होगा 16 माइनस x हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब प्लस 9e से q तक की बीच की दूरी है x और q से प्लस e तक की बीच की दूरी क्या है 16 माइनस x है। इतनी बात समझ गए। तो अब चलिए हम सबसे पहले इसमें क्या ज्ञात करेंगे कि देखिए सबसे पहले हम ये ज्ञात करेंगे कि प्लस 9e के कारण लगने वाला जो बल की गणना करेंगे और फिर से e के कारण लगने वाला बल की गणना करेंगे। तो इस तरीके से सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, बल की आराम से गणना कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ पे इतना बेसिक बात तो आप जानते हैं, हल लिखते हैं। चलिए हल लिख दिए। सबसे पहले हम क्या आपको बताए थे जी, क्वेश्चन कभी भी सॉल्व करें तो पहले लिखेंगे दिया है, ठीक है ना। और जो जो दिए होते हैं उसको थोड़ा सा हम पहले इंट्रोडक्शन में डाल देते हैं। जैसे यहाँ पे हमें दिया गया है कि 2 बिंदु आवेश, 2 बिंदु
आवेश क्या क्या है जी, प्लस 9e और प्लस e है, ठीक है ना, इतना दे दिया। और इनकी बीच की दूरी क्या है, इनकी बीच की जो दूरी है, दूरी टोटल क्या है, दूरी है वो 16 सेमी है। तो ये हमें दिया गया है। हमसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों को कहाँ पर हम रखें, ठीक है ना, यहाँ पे कह रहा है कि कहाँ रखा जाए, क्यू को कहाँ रखा जाए कि वो संतुलन में हो। तो मतलब हमें दूरी ही ज्ञात करना है कि कितनी दूरी पर प्लस ई से ये क्यू को कितनी दूरी पर रखें कि ये संतुलन में हो, मतलब एक्स का या एक्स की हमें गणना यहाँ पे करनी है। तो चलिए जी, हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं कि एक हम फार्मूला जानते हैं। वो क्या जानते हैं जी, कूलाम के नियम से, क्योंकि कूलाम ने ही बिंदु आवेश के लिए नियम दिया था। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि कूलाम के नियम से, अब क्या जानते हैं जी कूलाम के नियम से, तो समझिएगा। कूलाम के नियम से हम एक फॉर्मूला जानते हैं, वो है 1/, नहीं, F इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और फिर से Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये हम फॉर्मूला जानते हैं ना। अब बात को समझिएगा, यहां पर सबसे पहले हम ये प्लस 9e के कारण जो बल लग रहा है F1, इसकी गणना करेंगे, क्योंकि ये प्लस है और ये क्या है, आवेश है, ये भी प्लस ही है। तो ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो मतलब दूर हटाने के लिए एक बल लगेगा जो F1 है, और ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये वाला आवेश इस आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, उसके लिए F2 बल लगेगा। तो पहले हम F1 बल ज्ञात करेंगे, फिर से F2। तो हम वही लिखते हैं, सबसे पहले F1 यदि हमें बल ज्ञात करना है तो F1 यहाँ पे हम लिखेंगे। तो F1 इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो नियतांक है, इसको तो हम रहने देते हैं। Q1 Q2, तो ये हमारा Q1 हो जाएगा, ये हमारा Q2 हो जाएगा। तो हम यही बात को लिखेंगे यहाँ पे, Q1 Q2 की जगह पर क्या लिखेंगे जी, Q1 के जगह पे हम लिख देंगे प्लस 9e और इंटू क्या लिख देंगे, Q2 क्या है, Q2 है Q, तो Q हमने लिख दिया। R स्क्वायर, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, x है, तो हम यही x लिख देंगे यहाँ पर, x स्क्वायर। तो हमने लिख दिया x स्क्वायर। तो ये हमारा सबसे पहला हमारा समीकरण यहाँ से मिला। ये देखिए, सबको आपको नोट डाउन करते हुए चलना है, सीरियसली होकर, ठीक है ना। तो सबसे पहला हमारा F1 का मान निकला, मतलब प्लस 9e के कारण Q पर लगने वाला बल F1 का मान हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब फिर से ये प्लस E के कारण Q पर लगने वाला F2 बल का मान निकालेंगे। तो दूसरा एक और हम बल यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं, वो क्या है, F2 इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए, ये Q1 हो जाएगा, ये Q2, तो Q1 क्या हो जाएगा, प्लस E हो जाएगा, Q2 Q हो जाएगा। अब बाई इन दोनों की बीच की दूरी क्या है, 16 माइनस x है, तो ये हम लिख देंगे 16 माइनस x होल स्क्वायर। तो ये हमारा दूसरा एक और समीकरण मिल गया, वो है ये, ठीक है ना, वो है ये। तो इसको समीकरण फर्स्ट करते हैं, इसको समीकरण सेकेंड करते हैं। तो ये F1 F2 का मान निकल गया। अब हमसे कह रहा है कि ये मतलब Q पर ही लगने वाला ये दोनों बल है, तो ये Q को कहाँ रखा जाए कि वो संतुलन में हो। संतुलन में कब होगा, जब इस आवेश के कारण जो F1 बल लग रहा है और जो ये इस आवेश के कारण जो F2 बल लग रहा है इस पर, ये दोनों जब बल इक्वल होंगे, आपस में बराबर होंगे, तो ये चुपचाप एक जगह स्थिर रहेगा। समझ रहे हैं ना, दोनों ओर से बल जब एक बराबर लगेगा तो वो जहां पर है वहीं पर ना खड़ा रहेगा जी। मान लेते हैं इधर से मेरे हाथ को कोई 50 न्यूटन के बल से खींच रहा है और इधर भी 50 न्यूटन के ही बल से खींचेंगे, तो मैं तो यहीं पे रहूंगा ना। अब ये कहेंगे कि भैया आपका तो हाथ ही उखड़ जाएगा ऐसा वैसा, तो भैया उस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना। सीरियसली हम बात करते हैं यार, ठीक है ना। मेरे जो क्लासेस होती है ना, इसमें मतलब ये है कि कॉमेडी टाइप का हो नहीं पाता है, मैं उतना कर नहीं पाता हूँ यार। तो मैं सीरियस होकर पढ़ाता हूँ, तो बात को आपको समझना है कि जब दोनों ओर से बल इक्वल रहेगा तो इसका मतलब बल मेरे पे शून्य ही लग रहा है, कहीं से कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो वही जस्ट बात है। तो इसका मतलब जब दोनों बल आपस में बराबर होंगे तभी तो वो संतुलन में होंगे ना। तो इसीलिए अब हम क्या करते हैं कि तब चूंकि हम ये फॉर्मूला लगा लेते हैं कि
F1 इक्वल टू F2, क्योंकि जब ये दोनों आपस में इक्वल रहेंगे तभी जाकर वो संतुलन में होगा, और जब दोनों इक्वल रहते हैं तभी जाकर हमें कहाँ पर रखे वो दूरी हमें निकलेगा। तो अभी हम निकाल के दिखाते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कैसे निकला। F1 का मान सबसे पहले रखते हैं। F1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा सा मैं नीचे लिखता हूँ क्योंकि इधर हो जाएगा दिक्कत हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और देखिए ये हमारा क्या है 9e इंटू क्यू है, तो 9e इंटू क्यू अब बाई क्या है एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर लिख दिया इक्वल टू, फिर से F2 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर से प्लस e इंटू क्यू, तो प्लस e इंटू क्यू अब बाई क्या हो जाएगा 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इतना हो गया। अब बात को यहाँ पे हमें ये समझना है कि देखिए इधर भी प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इक्वल टू की इधर है, ये दोनों कैंसिल हो गए, कैंसिल हो जाएंगे। दूसरी बात इधर ये क्यू से ये क्यू कैंसिल हो गया, इधर एक आपको इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, ये भी एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है ई, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो इधर बचा क्या, बचा इधर ओनली ये 9/x स्क्वायर, और इधर क्या बचा ओनली आपका बचा 1/16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही ना बचा जी। अगर हम इसको सही करें तो आप तिर्यक गुणा करा लेंगे, इसका इससे और इसका इससे गुणा कराएंगे, तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 9 और 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब बात को समझिएगा, हम चाहें तो देखिए कैसे हम लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये एक्स स्क्वायर है, 9 को हम चाहें तो 3 के पावर 2 लिख सकते हैं, 3 का होल स्क्वायर का मतलब 3 गुणे 3 है, 3 3 का 9 हो जाएगा, ऐसे हमने लिख दिया। और ये 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है। अब देखिए ऐसा हमने इसलिए किया जिससे कि देखिए इधर भी स्क्वायर है, इधर दोनों पर भी स्क्वायर है, तो इसका मतलब स्क्वायर से ये दोनों स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये गुणा में है, 2 स्क्वायर का मतलब नहीं, इधर स्क्वायर है तो ये भी सभी स्क्वायर कट जाएंगे, जब इधर के स्क्वायर कटाएंगे तो इधर भी कटा सकते हैं, समझ ही रहे हैं। अदरवाइज या आप इधर का रूट भी लेके चलेंगे ना तो वो भी एक एक निकल जाएंगे इसमें से। अरे भैया 2 है, रूट अगर स्क्वायर इधर जाता है तो रूट बनता है, रूट बनेगा तो 1 3 इधर से निकलेगा, 16 माइनस एक्स निकल जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये बातें हैं जी, ठीक है, आप जिस तरीके से मन करे उस तरीके से कर सकते हैं। तो इधर अब क्या बच गया, इधर बच गया एक्स इक्वल टू, यहाँ पे ओनली 3 बच गया, और इधर क्या बचा 16 माइनस एक्स बच गया, 16 माइनस एक्स। अब इसको आप हल नहीं कर सकते हैं, अगर मैं करके दिखाऊं तो ये x इक्वल टू 16 तिया 48 और 3 एकम में 3, ये हो जाएगा। -3 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, तो x और +3 इक्वल टू 16 और ये 4x इक्वल टू 16। तो यहाँ से अगर हम कहें कि x का जो मान आ जाएगा 16 माइनस सॉरी एक थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, वो मैं ध्यान नहीं दिया। देखिए 16 तिया 48 न होता है, 16 में 3 का गुणा करें 16 तिया 48 होगा, तो यहाँ पे 48 लिखना चाहिए था, फिर से यहाँ पर भी 48 होना चाहिए था, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, समझ रहे हैं। देख लीजिएगा 16 तिया 48 हो गया, तो ये हम 48 यहाँ पे लिखना भूल गए मैं, 48 और फिर से 3 -3x, फिर से ये 3x इधर आ गया है, इधर तो 48 बचेगा, तो ये हमने लिख दिया। फिर से 3 1 4x हो गया है, ये 48 है तो 48 हमने लिख दिया। यहाँ पे 48 और ये इधर 4 गुणा में इधर आएगा तो भाग कर आएगा, तो इधर 4 हो गया। अब आप देख लीजिए 4 एकम में 4 और 4 गुना 8, तो ये हमारा देख लीजिए यहाँ पे x का जो मान निकला है वो 12 क्या निकल गया है 12 सेंटीमीटर। तो यदि देखिए यहाँ पे x का जो मान निकला है, यही x का मान कितने दूरी पर रखेंगे कि ये बल संतुलन की स्थिति में होगा, तो 12 सेंटीमीटर दूरी पर यदि +q से मतलब +9e जो आवेश है इससे 12 सेंटीमीटर दूर कोई भी आवेश को हम रखेंगे ना, तो वहां पे संतुलन पर उस पर बल संतुलित लगेगा। तो ये तो 12 हो गया, x का मान यहाँ से 12 हमने निकाल दिया। और ये देखिए टोटल यहाँ से यहाँ तक इन दोनों को +e और q के बीच की दूरी अगर याद करना है तो क्या कर देंगे,
हम देखिए 16 माइनस एक्स कर देंगे तो x की जगह पर हम जान गए हैं 12 होता है, तो मतलब 4 आ जाएगा। तो 4 सेंटीमीटर की दूरी पर इधर हम रखेंगे, इधर 12 सेंटीमीटर दूरी पर, तो हमारे निकल जाएगा। मोस्टली आपको यही वैल्यू लिखना है, ठीक है ना। चलिए आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्त। चलिए ठीक है जी, बहुत बेहतर, ठीक है जी, वीडियो बन रहा है ना, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, दूसरे न्यूमेरिकल की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए मेरा एक छोटी सी सजेशन रहेगा आप सभी से, सजेस्ट क्या, मैं यही कहूँगा कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मानना या ना मानना ये तो आपके ऊपर है ना। तो मैं यही कहूँगा ना कि देखिए कॉमेडी तो चल नहीं रहा, मज़ा आएगा दोस्त। मैं जानता हूँ कि आपको शायद कभी कभी होता है, कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने में थोड़ी सी उतनी इच्छा नहीं करती है, ठीक है ना। तो देखिए आपको अगर सफलता चाहनी है, और अगर आपको पानी भी है सफलता, तो थोड़ा सा तो पेशेंस रखना पड़ेगा यार। अब पेशेंस से ओनली नहीं होने वाला, पेशेंस के साथ साथ सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा, आपको त्याग करना पड़ेगा। सक्सेस नीड सेक्रीफाइस, आप सुप्रीम सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कठिन त्याग आप करेंगे, ठीक है ना। जो चीजें आपके लिए बहुत ही अनमोल है उन सभी का आपको त्याग करना पड़ेगा, तब जाकर सफलता मिलती है। क्योंकि सफलता उसी मार्ग से जानी पड़ती है। मान लेते हैं आपको नींद लग रही है, आपको सोना है, बट सफलता तभी मिलेगी जब जग कर आप पढ़ेंगे। तो ये सब बातें हैं दोस्त, आप पता नहीं समझ पा रहे हैं या नहीं, बट अगर समझ रहे होंगे थोड़ा सा भी ना, तो मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा कभी भी, ठीक है ना। यहाँ पे जो हम प्रोवाइड करते हैं ना, पूरी मैं ऐसा चाहता हूं ना कि मेरे जो भी स्टूडेंट हैं वो सीरियस होकर पढ़ें और अच्छे से पढ़ें। जैसे कि थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूं। जो फिजिक्स है, तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो फिजिक्स के लिए आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए हुए थे। तो देखिए न्यूमेरिकल के लिए बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे थे हमसे कि सर फिजिक्स का न्यूमेरिकल करा दीजिए। तो मैं आपको बता दूँ, देखिए न्यूमेरिकल कितना नंबर का आता है, एक तो आता है 2 नंबर का, फिर से आता है 3 नंबर का, और फिर से आता है 5 नंबर का। यही ना न्यूमेरिकल आते हैं जी। 2 नंबर 2 मार्क्स का आता है, 3 मार्क्स का आता है, और फिर से 5 मार्क्स का आता है। मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स के 2 ही हमने वीडियो मात्र बनाया था। एक तो बनाया था 1 to 7, जिसमें हमने क्या आपको 2 नंबर वाले न्यूमेरिकल को कंप्लीट करा दिया है। अब उसके बाद बचा क्या है, बचा है 8 to 14 और बचे हुए थे। 8 चैप्टर से 14 चैप्टर के बचे हुए थे। तो मैंने देखा कि 8 से 14 तक के जो चैप्टर है ना, उसके 2 नंबर वाले ज्यादा न्यूमेरिकल पूछे ही नहीं गए हैं। पूछे कितने गए हैं, 3 से 14 नंबर वाले पूछे गए थे। तो मैंने क्या किया, पहले 1 से 7 तक के 2 नंबर वाले करा दिए। फिर से अब 2 नंबर वाले आगे तो चैप्टर के उतने हैं नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं थे, मैंने देखा तो 3 नंबर वाले इंपॉर्टेंट थे। तो मैंने 8 से 14 तक के 3 नंबर वाले करा दिए। बट फिर से स्टूडेंटों का डिमांड आया कि सर 1 से 7 तक के चैप्टरों का तो 3 नंबर वाला आपने कराया ही नहीं। तो देखिए अभी हम ये जो वीडियो देख रहे हैं, इसमें हम 1 से 7 तक के 3 नंबर वाले ही न्यूमेरिकल को देख रहे हैं। तो आपको इससे क्या जानने को मिला कि 2 नंबर वाले न्यूमेरिकल, 2 नंबर वाले जो न्यूमेरिकल हैं वो 1 से 7 तक के आपको तैयार करना पड़ेगा। आज के इस वीडियो में आपको 3 नंबर वाले जो हैं 1 से 7 तक तैयार हो ही जा रहे हैं। इसके बाद आपको 8 से 14 तक के जो चैप्टर के न्यूमेरिकल है 3 नंबर वाले, उसको आपको तैयार करना है, ठीक है ना। कैसे आप तैयार करेंगे वो बता दे रहे हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल के नाम से एक अभी आपको न्यूमेरिकल में लिख दूंगा, न्यूमेरिकल 1 2 मतलब न्यूमेरिकल 2 नंबर वाले, ऐसे आपको लिंक या न्यूमेरिकल पार्ट 1 के नाम से लिंक मिलेगा। फर्स्ट में रहेगा पहले न्यूमेरिकल 2 नंबर वाली वीडियो मिलेगी, और उसके नीचे फिर से एक न्यूमेरिकल का ही वीडियो होगा जिसमें 3 नंबर वाले हमने न्यूमेरिकल प्रोवाइड कर दिए हैं। तो इस वीडियो को देखने के पश्चात फिर से आप 2 नंबर वाले न्यूमेरिकल को देखेंगे, फिर से आप 3 नंबर वाले न्यूमेरिकल को देखेंगे, और जल्द ही उसके बाद जैसे ही आप इतना कंप्लीट कर लेते हैं, फिर से 5 नंबर वाले न्यूमेरिकल पे वीडियो आएगा 1 to 7, और फिर से हम कह सकते हैं कि 8 to 14, क्योंकि 14 टोटल चैप्टर है। तो ये 2 और वीडियो आएगा न्यूमेरिकल वाला, जिससे न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो जाएंगे। अब केमिस्ट्री का जो बचे हुए हैं ना 5 नंबर वाले क्वेश्चन आंसर, वो भी हम करा देंगे। फिजिक्स में भी बचे हुए हैं 5 नंबर वाले, वो भी हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है वो सब कराएंगे, ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इतना सीरियस होकर सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि
मन तो देना ही ना पड़ेगा यार, चलिए कोई नहीं। क्या कितना में मुझे लगता है कि समझाने से भी क्या फ़ायदा, अगर समझ जाए तो ऐसे भी इशारे से भी आप समझ सकते हैं। अगला आता है कि द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। देखिए ये दो चीज़ें हमसे कहा जा रहा है। सबसे पहली बात, ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन है, ये आपके 2023 में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए, इसको भी आप याद कर लेंगे। पहला वैद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करना है। बताइए मैं पहले इसको करा दूं, उसके बाद न्यूमेरिकल में आऊंगा, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दे रहा हूँ। वैद्युत द्विध्रुव का मतलब क्या होता है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई आवेश है, यहाँ पे कोई आवेश है, ठीक है ना। यहाँ पे एक आवेश है, यहाँ पे कोई आवेश है, ये Q1 ये Q2 कोई मान लेते हैं बिंदु आवेश है। और इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है ना वो अल्प है, बहुत ही कम है, ठीक है ना। तो ये जो बना निकाय है ना, ये जो निकाय बन रहा है यहाँ पे, इसी निकाय को, ये जो बना निकाय है, इसी निकाय को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। बट इसमें कंडीशन ये होता है कि जो दोनों आवेश होते हैं वो परिमाण में क्या होंगे, दोनों जो आवेश होंगे वो परिमाण में क्या होंगे, समान होंगे, परंतु ये दोनों आवेश विपरीत होंगे। विपरीत आवेश का मतलब क्या है, ये परिमाण में, जैसे ये परिमाण में तो समान होंगे, जैसे परिमाण में ये दोनों क्यों है, प्लस यहाँ पे प्लस होगा, ये निगेटिव होगा, परंतु विपरीत आवेश होंगे। जो आवेश होगा ना, आवेश ये क्या होंगे, विपरीत होंगे, विपरीत आवेश होंगे। बात समझ रहे हैं। तो हम यही कह सकते हैं, परिभाषा क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव का सुन लीजिए। आप कहेंगे कि क्या कहेंगे कि समान परिमाण व विपरीत आवेश, मतलब हम ऐसे कह सकते हैं, थोड़ा सा एक बार और मैं बदल दे रहा हूं। आप ऐसे कहेंगे, पहले ये अल्प दूरी है, ये दोनों बहुत ही कम दूरी पर रखे गए हैं, इनके बीच की दूरी बहुत कम है। तो आप कहेंगे कि अल्प दूरी पर स्थित समान परिमाण व विपरीत आवेश के इस बने निकाय को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। एक सिस्टमैटिक तरीके से परिभाषा लिखना भी अच्छी बात होती है ना, तो इसीलिए आप ऐसे कहेंगे कि अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण व विपरीत आवेश के इस बने निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। आशा करता हूं वैद्युत द्विध्रुव का परिभाषा समझ में आ गया होगा। 2 बार हमने बोला, लिख भी सकते हैं आप। अगला आता है द्विध्रुव आघूर्ण। बहुत बार हमने बताया हुआ है, फिर भी आप समझ लीजिए। यहाँ पे अब इतनी बात समझ के, ये जो बना निकाय है इसको हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इतनी बेसिक बात आप समझ ही गए होंगे, ठीक है ना। इतनी बेसिक बात आप समझ गए होंगे कि इसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो यहाँ पे हमें ये अब इतना समझना है, ये वैद्युत द्विध्रुव है, तो हम ये कह रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव में से ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि वैद्युत द्विध्रुव में से कोई भी एक आवेश, इनमें से कोई भी एक आवेश हमने ले लेते हैं, कोई भी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी क्या है, 2L है। अल्प दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गया। तो आप कह सकते हैं ना कि वैद्युत द्विध्रुव में से कोई भी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और ये P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2QL हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, P इक्वल टू 2QL। तो ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम इनटू मीटर होता है, ठीक है ना। चलिए जी, इतनी दोनों बातें समझ गए। मैंने परिभाषा लिखवाया तो नहीं, मैं मानता हूं, बट मैंने समझाने का प्रयास किया है। और ये पहले बहुत बार हमने ये 2 नंबर वाले 3 नंबर वाले न्यूमेरिकल कराया था, तो टॉपिक कराए थे ना, तो उसमें हमने बताया भी है। चलिए हम न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं 2 × 10⁻⁸ कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण के वैद्युत द्विध्रुव 2 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर की एक समान विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री कोण पर झुका है। द्विध्रुव पर स्थितिज ऊर्जा एवं उस पर कार्यरत बल युग्म आघूर्ण ज्ञात कीजिए।
चलिए जी, दो चीजें हमें ज्ञात करना है, स्थितिज ऊर्जा और बल युग्म आघूर्ण हमें ज्ञात करना है। चलिए हम ज्ञात करते हैं कैसे। सबसे पहली बात, यहाँ पे आपको जो वैल्यू दिया है इससे आपको ये पता करना है किसका वैल्यू है। यहाँ पे 2 × 10⁻⁸ कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण, ये बताइए किसका मात्रक है। ये है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मतलब P का मान है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं हल, ठीक है ना, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। अब क्या क्या दिया है जी, सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान दिया है, तो हम लिखते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मतलब P का जो मान दिया है 2 × 10⁻⁸ कूलाम मीटर, ये दिया है जी। चलिए इतना हमने लिख दिया। दूसरा हमारा यहाँ पे दिया है वैद्युत द्विध्रुव 2 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर। अब ये वोल्ट प्रति मीटर किसका मात्रक होता है पता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो ये हमारा दूसरा जो वैल्यू दिया है वो किसका दिया है जी, विद्युत या वैद्युत भी लिख सकते, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का जो मान दिया है वो कितना दिया है 2 × 10⁵, ठीक है ना, 2 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर, ये हमें दिया हुआ है। आशा करता हूँ दो बात आप समझ गए हैं। अब समझिएगा, जब दो ये मान दे दिया है उसके बाद एक कोण का भी मान दिया है, इतने कोण पर झुका हुआ है, मतलब कोण का जो मान दिया है वो कितना दिया है जी, थीटा का मान 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ है। तो हमसे कह रहा है कि द्विध्रुव पर स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए, आप बल युग्म आघूर्ण ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले हम कोई भी ज्ञात कर सकते हैं, पहले मैं स्थितिज बल युग्म आघूर्ण ज्ञात कर रहा हूं। तो हम लिखते हैं कि द्विध्रुव पर लगने वाले, क्योंकि द्विध्रुव पर स्थितिज ऊर्जा एवं कार्यरत बल युग्म आघूर्ण ज्ञात करना है। तो द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण, द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण इतना लिख देंगे। और द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण का एक फॉर्मूला होता है जो होता है टाउ इक्वल टू PE sin थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए, नहीं याद है तो याद कर लीजिए। तो ये हम फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिए। अब इस फॉर्मूले पर यदि हम पुटअप करते हैं तो देखिए कैसे निकलेगा। टाउ इक्वल टू P का मान देखिए यहाँ पे दिया है 2 × 10⁸, 2 × 10⁻⁸ है, तो -8 हमने लिख दिया, ठीक है ना। और E का मान कितना है 2 × 10⁵, तो 2 × 10⁵, ठीक है। और उसके बाद साइन थीटा, साइन 30 अंश का मान क्या होता है जी, साइन 30 अंश, ठीक है, इतना दे दिया है। सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले 2 × 2 कर देंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो टाउ इक्वल टू जो मान आ गया वो 4 आ गया। और ये 10⁻⁸ है, ये 10⁵ है, तो इसका मतलब 10⁻³ हो गया। और साइन 30 अंश का मान जो होता है 1/2 होता है, ठीक है ना, 1/2 हो जाएगा ना, हाँ ठीक है जी। अब ये 1/2 हो जाएगा, ये 2 दूना 4 मतलब 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो टाउ का जो मान आया 2 × 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा आ जाएगा टाउ का मान। तो सबसे पहला हमने यहाँ पे बल युग्म आघूर्ण का मान हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया है 2 × 10⁻³, ठीक है ना, ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। इसका मात्रा क्या रखेंगे, न्यूटन × मीटर। तो ये हमारा होता है जी। आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। आगे बढ़ते हैं, आप समझते हैं। तो पहला हमने बल युग्म आघूर्ण ज्ञात कर लिया, उसके बाद अब हमें स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि द्विध्रुव पर स्थितिज ऊर्जा, द्विध्रुव पर स्थितिज ऊर्जा।
स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू क्या होता है जी, माइनस PE कॉस थीटा होता है। ये आप याद रखेंगे, माइनस PE कॉस थीटा होता है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो माइनस P का मान हो जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर 8, 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 8, और E का मान 2 इंटू 10 टू पावर 5, 2 इंटू 10 टू द पावर 5, और कॉस थीटा, थीटा का मान कितना हो जाएगा जी, थीटा का मान 30 डिग्री। कॉस 30 अंश का मान कितना होता है, कॉस 30 अंश का मान होता है रूट में 3/2 होता है ना, ठीक है। यहाँ पे कॉस 30 अंश का मान मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है ना, रूट में 3/2 होता है, हाँ यही होता है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अब U इक्वल टू क्या बचेगा, -2 रूट 3 10 टू द पावर -3 जूल हो जाएगा, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक तो जूल ही नहीं होता है जी, स्थितिज ऊर्जा है, तो ये हमारा जूल में हो जाएगा। अच्छा, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना, कि cos 30 अंश का मान, cos 60 अंश का मान ये कितना होता है, ठीक है ना। ठीक है जी, तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। याद रखेंगे -2 रूट 3 इंटू 10 टू पावर -3 जूल आ जाएगा आपका आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आसानी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, उन सभी का निपटारा आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। चलिए जी, बहुत बेहतर। देखिए, हम थोड़ा सा आराम से ही पढ़ाते हैं अदरवाइज, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। चलिए, यहाँ पे कह रहा है कि चित्र में दर्शाए गए आवेशों की निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, वो फिगर मैं आपको बनाकर ही दिखा दे रहा हूँ। इस तरीके से एक फिगर दिया गया है, ठीक है ना, ये एक फिगर दिया गया है बुक में, और यहाँ पर ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है। ये आवेश को मैं कंपाउंड करके बुक से बता दे रहा हूँ। ये कितना दिया गया था, यहाँ पे -+2, यहाँ पे आपका दिया गया था -Q, यहाँ पर -Q, और यहाँ पे +2Q, ये दिया गया है, ठीक है ना। तो ये हमारा दिया गया है, कंफर्म में कर लो, ठीक है जी, ये हमारा बुक में दिया गया है। हमें यहाँ पे कह रहा है कि दिए गए, मतलब चित्र में दर्शाए गए आवेश, यहाँ पे 3 आवेश दिखाई दे रहे हैं, ये। तो आवेशों की निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने को, तो चलिए हम करते हैं जी। यहाँ पे देखिए, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 2 ही ना आवेश है। इन दोनों आवेश के बीच की दूरी a है, इन दोनों आवेश के बीच की दूरी a है, इन दोनों आवेश के बीच की दूरी a है। हमें क्या रहा है कि कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना। तो हम सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं, क्या हल लिखेंगे, हल ही लिखते हैं जी। ओहो, हल। तो हम क्या जानते हैं कि निकाय की कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा, निकाय में कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसका ये फॉर्मूला होता है U=U1 + U2 + U3। इस तरीके से होता है जी, क्योंकि 3 आवेश है तो 3 स्थितिज ऊर्जा निकलेंगे, इसलिए हमने ये लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा, अभी नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर ये क्या है, तो अभी हम बताएंगे जी। ये मतलब इस निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा हमने लिख दिया है कि U=U1 + U2 + U3। क्यों? क्योंकि इसके लिए स्थितिज ऊर्जा कुछ अलग होगा, इसके लिए स्थितिज ऊर्जा अलग, इस आवेश के लिए स्थितिज ऊर्जा अलग होगा, ठीक है ना। तो पहले हम U1, U2 और U3 का मान ज्ञात करेंगे, फिर हम इसमें रख देंगे, तो U का जो मान आएगा वही इस निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। चलिए जी, तब हम क्या करते हैं, तब हम एक जानते हैं U1 का मान निकालेंगे। U1, तो U1 कैसे, मतलब ये 2 आवेशों को पहले लेंगे, इस आवेश और इस आवेश, तो ये U1 के लिए हम निकालेंगे। तो स्थितिज ऊर्जा का एक और फॉर्मूला है, यहाँ पे ऊर्जा का होता है कि ऊर्जा का एक ये फॉर्मूला होता है U=1/4πε0 Q1 Q2/R, ये होता है जी फॉर्मूला, ठीक है ना। तो इसको भी आप याद रखेंगे, तो यही फॉर्मूला हम रखने वाले हैं। 1/4πε0 हो गया, ε0। Q1 का मान कितना है, Q1 है
माइनस क्यू, और Q2 का मान क्या है +2, 2Q, ठीक है ना। तो ये हमने लिख दिया। R है, इनकी बीच की दूरी क्या है, मतलब बीच की दूरी क्या है, A है, तो A हम यहाँ पर लिख देंगे, सॉरी A है तो A हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है ना। तो ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया, समीकरण फर्स्ट। अब U2 का मान अगर हम निकालें तो U2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब फिर से U2 का आप निकाल रहे हैं तो अब इन ये दोनों के बीच हम निकालेंगे U2 का, तो U1 और U2 मतलब Q1 ये Q2 ये हो जाएगा। तो Q1 क्या हो जाएगा 2Q और Q2 क्या हो जाएगा -Q हो जाएगा, -Q, अब बाई A हो जाएगा, ये हो गया जी। U2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा -2Q स्क्वायर अब बाई A हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। ये -2Q स्क्वायर हो जाएगा, गुणा हम करा लेंगे तो यहाँ से अब हमारा ये Q2 का मान निकल गया। Q2 का मान ये समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। फिर से Q3 का मान ऐसे ही हम निकालते हैं, तो देखिए कैसे निकलेगा। U3 का मान आप निकालेंगे तो U3 के लिए क्या, अब कोई को भी दोनों माइनस ही है तो इसको Q1 इसको Q2 मान लेते हैं। तो अगर हम देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 का मान हम मान लेते हैं -Q और Q2 है भी -Q, अब बाई A हो जाएगा, ये हमने लिख दिया। बीच की दूरी A है तो A लिख दिया। U3 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये -Q क्या हो जाएगा Q स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, अब Q गुणा होगा तो Q स्क्वायर हो जाएगा, ये A है तो A हमने लिख दिया। तो ये हमारा हो गया जी। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा Q1, Q2 और Q3 का मान। अब जैसे Q1, Q2, Q3 का मान हमें मिल गया तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें मान रखेंगे Q1, Q2, Q3 का मान इसमें रखेंगे Q में, तो हमारे निकल जाएगा। तो मान रख कर देख लेते हैं जी। तो U इक्वल टू, देखिए Q1 का मान मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अच्छा मैं डायरेक्ट लिखूंगा, थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा। देखिए इसमें Q1 में भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, Q2 में भी है और Q3 में है, मतलब ये कॉमन है। तो कॉमा हम पहले ही कर लेते हैं, थोड़ा डायरेक्ट में कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने कर लिया, ये कॉमन कर लिया हमने पहले ही। अब बचा क्या, Q1 में क्या बचा, देखिए अगर Q1, ये Q1 है ना, अगर हम देखिए थोड़ा सा इसको मैं और सोल्व किया होता है 2Q स्क्वायर हो गया, -2Q स्क्वायर हुआ होता ना, देख रहे हैं ना, Q गुणा करेगा तो Q स्क्वायर हो जाता, -2Q स्क्वायर हो गया होता। अब भाई A है तो A हमने यहाँ पर लिख दिया, याद रखेंगे ये माइनस में है तो माइनस हमने लिखा हुआ है। अगला दूसरा आता है, बीच में प्लस है बट यहाँ पे देखेंगे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और ये 2Q स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा 2Q स्क्वायर बाई A हो जाएगा। और Q3 में देखेंगे तो यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा +Q स्क्वायर बाई A हो जाएगा। अच्छा बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है ना, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। अब गुणा भाग जिनको ना आए उनको समझाने में थोड़ा सा तो मुश्किल होगा ही समझने में, क्योंकि न्यूमेरिकल है भैया, इतना तो समझना ही पड़ेगा। U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। अब देखिए इनका एलसीएम लसा ले लेते हैं, तो लसा लेंगे तो A हो जाएगा, ये माइनस A से ये कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल -2Q स्क्वायर, फिर से ये भी -2Q स्क्वायर, और क्या हो जाएगा +Q हो जाएगा, +Q स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया ना। अब यहाँ से अगर हम आगे बढ़ाते हैं U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये समझिएगा +2Q स्क्वायर है, और ये भी सॉरी -2Q स्क्वायर -2Q स्क्वायर -4Q स्क्वायर हो गया, और उसमें से एक Q स्क्वायर घट जाएगा, एक Q स्क्वायर घट गया तो -3Q स्क्वायर बच जाएगा, यही ना बचेगा जी। तो ये अब हम लिख देंगे माइनस, यहाँ पे याद रखेंगे गुणा ही है, ठीक है ना, यहाँ पे गुणा में ही है, तो गुणा में क्या लिख देंगे -3Q स्क्वायर
अब बाई क्या हो जाएगा, नीचे ए है तो ए हमने लिख दिया। ये गुणा लिख दें या गुणा अपना लिखना चाहें तो सॉरी बहुत बड़ा हो गया ये, ठीक है ना। आप गुणा ना लिखना चाहें तो अच्छा रहेगा, एक कोष्ठ ही आप बना देता हूँ जिससे कन्फ्यूज़न ना हो। ये कोष्ठ था ना, तो ये कोष्ठ हमने बड़ा सा बना दिया। तो ये जो हमारा वैल्यू आ गया u का, यही है हमारा मेन वैल्यू, ठीक है ना। यही हमारा मेन वैल्यू है। स्थितिज ऊर्जा U = 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट -3q²/a, ठीक है ना। ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको आसानी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो देखिए हमने स्थितिज ऊर्जा इस प्रकार ज्ञात किया है। ये सभी स्टेप याद रखेंगे, यहाँ पे ये फॉर्मूला याद रखेंगे। स्थितिज ऊर्जा U = 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट q1 q2/a होता है, a स्क्वायर नहीं ए होता है, क्योंकि ए अगर स्क्वायर हो जाएगा, दूरी का स्क्वायर, तो वो कूलाम का नियम हो जाएगा। तो इस बात को आपको विशेषकर ध्यान रखनी है। अदरवाइज मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। समझ में आ रही है ना, तो मैं यही कहूँगा कि वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पे अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे नोटिफिकेशन बेल आपको दिखाई दे रहा है, सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन जो बेल होता है उसको भी ऑन कर लेंगे, जिससे तो आपको पता ही है कि क्या होने वाला है। अदरवाइज स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लीजिए। चलिए जी, बेहतर। थोड़ा सा मैं बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं फास्ट चलूंगा जी, ठीक है ना। अगला करें, एक समांतर प्लेट संधारित्रों के प्लेटों का व्यास 6 सेमी है, ठीक है ना। प्लेटों का देखिए यहाँ पे समांतर प्लेट संधारित्रों के प्लेटों का व्यास कह रहा है 6 सेमी और उसमें परावैद्युतांक के रूप में वायु भरा है। इस संधारित्र की धारिता 200 सेमी व्यास वाले गोले के समान है। गोले की ये व्यास दिया है, गोले के समान है, मतलब गोले का व्यास दिया है 200 सेमी। तो प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। चलिए जी, हमने हल कर रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। थोड़ा सा मैं फास्ट चलूंगा। सबसे पहली बात, यहाँ पे एक समांतर प्लेट संधारित्र इस प्रकार है, समझिएगा। एक समांतर प्लेट संधारित्र इस प्रकार, तो इनके कह रहे हैं कि इनके प्लेटों का जो व्यास है वो 6 सेमी है। तो हम लिख देंगे कि प्लेटों का व्यास कितना है, 6 सेमी। तो याद रखेंगे, यदि प्लेटों की त्रिज्या हम निकालें तो याद रखेंगे जो प्लेटों की त्रिज्या होती है, प्लेटों की त्रिज्या, तो त्रिज्या जो r होता है ना, वो क्या होता है, व्यास की आधी होती है। तो व्यास है 6 सेमी और इसका आधा हम कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3 सेमी। तो 3 सेमी क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। 3 सेमी त्रिज्या हो गई। तो यहाँ से याद रखेंगे r का मान ये सेमी में दिया है, इसको मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻⁻² से गुणा करा देंगे। तो अब ये हमारा मीटर में चेंज हो गया। तो ये हमारा सबसे पहली बात, प्लेटों की त्रिज्या हमारे पास निकल गई है। जैसे ही प्लेटों की त्रिज्या निकली तो अब हम ज्ञात कर लेते हैं कि गोले का व्यास है आपने दिया है। तो अब हम दूसरा लिख लेते हैं, गोले का व्यास। गोले का व्यास दिया है 200 सेमी। तो गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगा, गोले की त्रिज्या। तो गोले की त्रिज्या को हम कैपिटल R से दर्शाते हैं। कैपिटल R = क्या हो जाएगा, 200 - 2 हो जाएगा, ठीक है। 200 - 2 हो जाएगा, ठीक। व्यास की आधी, तो अगर हम देखें इसको तो ये कितना हो जाएगा जी, ये 100 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर = 1 मीटर होता है। इसका मतलब R का जो मान आ जाएगा 1 मीटर आ जाएगा। ये हम मीटर में सभी मान को यहाँ पे लिख रहे हैं, इस बात को याद रखेंगे। तो ये 1 मीटर आ गया। तो अब बात को यहाँ पे समझने वाला क्या है, देखिए यहाँ पर प्लेटों की त्रिज्या निकाल लिए, गोले की त्रिज्या हमने निकाल लिया। अब जैसे ही दोनों निकाला तो हमें यह ज्ञात करना है कि इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या होगा, मतलब d का मान हमें ज्ञात करना है, इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। तो चलिए अब ज्ञात कैसे करेंगे। देखिए हमें 2 फॉर्मूले पता है। क्या क्या फॉर्मूले पता है, तो चूंकि आप लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं जी, सबसे पहली बात जानते हैं समांतर प्लेट संधारित्रों की धारिता। मतलब यहाँ पे लिख देते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता।
तो समांतर प्लेट संधारित्रों की धारिता का एक फॉर्मूला होता है C इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ C इक्वल टू क्या होता है A एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है। ये फॉर्मूला आपको याद आ रही होगी, ठीक है ना। ये हमने न्यूमेरिकल के डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, एक डेरिवेशन है, इसको आप याद कर लेंगे। C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है। एक ये हमने पहला देख लिया। दूसरा एक और बात हम जानते हैं कि गोले की धारिता या गोलीय चालक की धारिता, तो गोलीय चालक की धारिता C इक्वल टू क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई R होता है, इंटू R होता है। तो देखिए एक हमें ये भी फॉर्मूला मालूम है C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। अब देखिए अगर हम इसका वैल्यू रखते हैं तो हमारे निकल जाएगा। कैसे निकलेगा समझिएगा, ये दोनों निकल गए ना, समझिए। अब देखिए ये दोनों धारिता ही है C, तो C आपस में बराबर है, तो ये भी दोनों आपस में बराबर होंगे ना। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं कि A एप्सिलॉन नॉट बाई डी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, ऐसे हमने लिख दिया। ऐसे लिखने से एक फ़ायदा ये हुआ कि एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया। अब बचा क्या यहाँ पे A D, ठीक है ना। यहाँ पे 4 पाई ये क्या बच गया है R बच गया है। अच्छा मैं एक और चीज़, यहाँ पे हमारा A का मान कहीं दिया है, नहीं दिया है। एक काम करते हैं, अभी थोड़ा सा ये हम नहीं करते हैं, ठीक है ना, इतना हमें पता है। तो एक काम हम यहीं पे कर लेते हैं। थोड़ा सा आप अगर बीच में लिखना चाहें A का भी मान तो हमें ज्ञात करना ही ना पड़ेगा, क्योंकि एक और बात जानते हैं कि प्लेटों का क्षेत्रफल, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ तो प्लेटों का क्षेत्रफल, तो प्लेटों का क्षेत्रफल A इक्वल टू क्या होता है पाई R स्क्वायर होता है, पाई R स्क्वायर। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो अगर हम A का मान निकालें तो पाई का मान तो क्या होता है, पाई का तो हम ऐसे ही लिख देते हैं पाई R स्क्वायर। R का मान देखिए 3 इंटू 10 टू पावर 2 है, तो 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 है। इसका होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर करेंगे तो जो A का हमारा वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 3 3 का 9 हो जाएगा, और ये 10 टू द पावर माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 9 पाई हो जाएगा, 9 पाई, ठीक है ना, क्योंकि 9 में गुणा हो जाएगा ये पाई। तो यहाँ से हमारा ये मान निकला मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हमारा मान निकल गया जी, A का मान 9 पाई इंटू 10 टू पावर 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, ये हमारा निकल गया। अब A का मान निकल गया ना, तब हम इन दोनों को अब इक्वल करते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से ये क्या हो जाएंगे जी, A एप्सिलॉन नॉट बाई डी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर हम वैल्यू रखते हैं तो क्या निकलता है, वैल्यू देखिए, वैल्यू A का मान अगर हम रखें तो 9 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 लिख देते हैं। और D है तो D हमने यही D का मान ज्ञात करना है, इधर 4 पाई इधर एप्सिलॉन नॉट इंटू R बचा, तो R हमने लिख दिया। अब देखिए ये पाई से ये अच्छा A का मान रखा है, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे नहीं लिखे हैं, तो एप्सिलॉन नॉट भी यहाँ पे लिख देते हैं। तो देखिए एक एप्सिलॉन नॉट से ये एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएंगे, ये पाई से ये पाई कैंसिल हो गया ना। तो अब इधर क्या बचा जी, बस बात को समझिएगा। इधर बचा, देखिए राइटिंग मेरी उतनी अच्छी नहीं है तो क्या होगा, बट फिर भी आप प्रयास करेंगे। इधर बचा 9 बचा इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, तो ये हमने लिख दिया। अब बच्चे नीचे क्या बचा है, D बचा है, तो D हमने लिख दिया, ठीक है ना। 9 इंटू 10 टू पावर 4 इंटू D, ये 4R बचा है, तो 4 हमने लिख दिया। R का जो कैपिटल R का जो मान है वो 1 है, तो R में यदि 1 का गुणा करेंगे 4 एकम में 4, मतलब 4 एकम में 4 ही हो जाएगा ना, ठीक है ना, 4 एकम में 4 हो जाएगा। तो ये 4 एकम में 4, ये D इधर चला जाएगा तो 4D हो जाएगा। तो 4D इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 हो जाएगा ना। अब ये 4 इधर चला गया तो D का जो मान आएगा 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू क्या हो जाएगा जी,
ये 4 इधर आ जाएगा तो 4, 4 दूना 8 और 4 दूना 8 हो जाएगा, एक बचा फिर से 4 दूना 8 और 4 पच्चे 20 और 10 टू द पावर -4, ठीक है ना। तो ये हमारा आ जाएगा दूरी मीटर में, ठीक है ना। 2.25 इंटू 10 टू पावर -4 मीटर में ये हमारा दूरी का मान आ गया। दो समांतर प्लेटें उनके बीच की दूरी अगर इतना हो तो वो क्या हो जाएगा, उसके गोले का व्यास इतना होगा और इतना ये संधारित्र होगा, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना है। तो यही दूरी हमें ज्ञात करना था जो कि हमने यहाँ से निकाला हुआ है। अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये भी फॉर्मूले आप याद रखेंगे, यही फॉर्मूले को दोनों को हमने रखा है तब निकला है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, बहुत बेहतर। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हमें देखना है इसलिए थोड़ा सा फास्ट में चल रहा हूं। कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है तो कितनी चाल प्राप्त कर लेगा, ठीक है ना। चलिए जी, हमें चाल कितना प्राप्त करना है ये हमें पूछा जा रहा है। एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है कह रहा है। तो चलिए जी, एक विभवांतर है, यहाँ पे विभवांतर का मान दिया है, विभवांतर मतलब कैपिटल V का मान दे दिया है 500 वोल्ट, ठीक है ना। तो कितना चाल प्राप्त कर लेगा। अच्छा, हम दो बातें जानते हैं यहाँ से, क्योंकि हम दो बातें जानते हैं। क्या क्या जानते हैं, सबसे पहली बात जानते हैं एक हम जानते हैं ऊर्जा, ऊर्जा U इक्वल टू क्या होता है, V इंटू Q होता है, ठीक है ना। एक ये फॉर्मूला हम जानते हैं और दूसरा एक और हम स्थितिज ऊर्जा का एक और हम मतलब ऊर्जा का ही फॉर्मूला जानते हैं, वो होता है U इक्वल टू हाफ mv², पर me यहाँ पे लिखेंगे। me मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो इसलिए। तो ये हम दो फॉर्मूला जानते हैं, एक को समीकरण फर्स्ट मान लिया, ठीक है ना। ये हमारा समीकरण, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको समीकरण सेकंड मान लेते हैं। ये दो फॉर्मूला जानते हैं, दोनों के ये इक्वल है ना, ठीक है ना। ये दोनों इक्वल है तो ये भी दोनों आपस में इक्वल होंगे। तब हम क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा, V इंटू Q हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ me और v² हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। और हमें यहाँ पे ज्ञात करना है, जानते हैं किसका मान, ये v² का मान ज्ञात करना है। एक काम कर लेते हैं, इसको पहले लिख देते हैं, इसको बाद में। दोनों इक्वल ही है, किधर भी लिख सकते हैं। देखिए इससे आसानी यही आपका ही होगा, ठीक है ना, जिससे आपको आसानी से उल्टा नहीं पड़ेगा। तो ये हम लिख दिया हाफ me और v²। ये v क्या है, ये हमारा क्या है, mv², यही हमारा वेग है या चाल है, ठीक है ना। ये v इंटू Q है। अब देखिए हमें यहाँ पर ये दो इधर भाग में, इधर आएगा तो गुणा कराएगा, ठीक है ना। तो ये m इंटू E और ये क्या हो जाएगा v² और ये क्या हो जाएगा 2vq हो जाएगा। ये me इधर गुणा में, इधर आएगा तो भाग कराएगा, तो v² का जो मान निकलेगा वो क्या हो जाएगा 2vq और नीचे क्या हो जाएगा m इंटू E हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा मोस्टली ये फॉर्मूला है, ये आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, ये नहीं याद है तो अभी याद कर लीजिएगा, v² इक्वल टू 2qv/me, ठीक है ना। चलिए जी, अब आगे करते हैं। यही v क्या है, हमें कह रहा है ना कि एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है तो कितनी चाल प्राप्त कर लेगा वो इलेक्ट्रॉन। तो यही इलेक्ट्रॉन का हम वेग याद कर रहे हैं। तो v² इक्वल टू 2 है तो 2 लिख दिए। ये भी क्या है, ये भी जो है कैपिटल भी है। भी क्या, कैपिटल भी का मान 500 वोल्ट दिया है तो 500 वोल्ट को 5 इंटू 10 टू द पावर 2 कर देते हैं, कर सकते हैं ना। वो 100 है और 100 में 5 का गुणा करेंगे तो 500 होगा। अब Q है तो Q का मान देखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है जी, तो एक इलेक्ट्रॉन पर होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ये बात हमें पता है। me मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, ठीक है ना, ये हमारा होता है जी। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमने लिख दिया। अब सॉल्व कर लेते हैं। 16 × 25 = 80, 8 दूना 16, तो ये 16 हो जाएगा हमारा।
ये कितना हो जाएगा, ये 19 में से 2 चला गया तो ये 17, 10⁻⁻17 हो जाएगा। ये अगर हम इस 10⁻⁻13 को ऊपर ले जाते हैं तो 31 हो जाएगा। नीचे 9.1 है ना, तो ये 9.1 हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है ना। u = ये तो 16 हो जाएगा। 10⁻, आप थोड़ा सा सोचिएगा, ये अच्छा ये गुणा करा लेगा, 2 × 5 = 10, 10 में अगर 1.6 का गुणा करेंगे तो 16 ही आएगा। आप गुणा करा कर देख लीजिएगा। 10⁻⁻17 है, ये 10⁻31 है, तो ये कितना हो जाएगा जी, 17 3 20 14 हो जाएगा क्या, 10⁻14 हो जाएगा, आई थिंक 14 हो जाएगा। ये 9.1 हो जाएगा। अच्छा देखिए एक और मैं बात करूं, सॉरी यहाँ पे ये v² है, देखिए u हम लिख रहे हैं, ये v² है ना, तो v²। बात को यहाँ पे ये समझने वाली एक बात है कि देखिए स्क्वायर इधर आता है ना, तो जैसे 9.1 जो हमने माना है ना, तो यहाँ पे एक कोष्ठ में लिख लेंगे कि 9.1 = 9, ठीक है ना, मान लिया जाता है। यहाँ पे 9.1 को 9 ही मान लिया जाता है, तो इसको ओनली अगर हम 9 मानते हैं, ठीक है ना, 9 मानेंगे तो अब बात को समझिएगा। यहाँ पे ऐसे आप साइड में लिख लेंगे, ठीक है ना, न्यूमेरिकल में। यहाँ पे देखिए ये वर्ग इधर जाएगा तो वर्गमूल बनाएगा, मतलब रूट, तो ये 16 हो जाएगा। 16 का वर्गमूल हम 4 × 4 कर सकते हैं। ये 10⁻14 है तो 10⁻7 × 10⁻7 हम लिख सकते हैं। 9 है तो 3 × 3 हम लिख सकते हैं। पेयर बनता है, जोड़ा तो बाहर निकलता है। एक इसका पेयर बन गया, ये भी बाहर निकलेगा, ये भी पेयर बन गया, ये भी एक बाहर निकलेगा, ये भी पेयर बन गया, ये भी बाहर निकलेंगे। तो यहाँ से v का मान आ गया 4, और इधर 10⁻7 और नीचे क्या बचा 3, ठीक है ना, यही बचा। अब इसको हम कर लेते हैं, तो 3 एकम में v का जो मान आ गया वो 3 एकम में 3 आ जाएगा। 3 एकम में 3 आ गया। अब फिर से एक बचा था, 3 × 3 = 9, और फिर से 3 × 3 = 9, इस तरीके से चलता जाएगा। ये 10⁻7, तो ये हमारा आ गया जी वेग का मान या चाल का मान हम कह सकते हैं, ठीक है ना, मीटर प्रति सेकेंड, मतलब मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना। 1.33 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकेंड के चाल से वो इलेक्ट्रॉन त्वरित करेगा, जिसका विभवांतर कितना होगा, 50 वोल्ट होगा, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको आसानी तरीके से ये बातें समझ में आ गई होंगी। स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ते हैं। टाइम कम है ना, आप समझ नहीं रहे हैं, समय कम है। चलिए फटाफट हमें काम को करना है अपने। चलिए 6 नंबर हमारा एक आता है, यहाँ पे कह रहा है कि एक तांबे के मुक्त इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो इतना है, ठीक है ना। अगला कह रहा है 20 सेमी लंबाई, और यहाँ पे कह रहा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के अनुप्रस्थ काट के परिक्षेत्र का तांबे के तार से होकर प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। यदि तार में 4 वोल्ट के क्या है बैटरी से जुड़ा है, तो इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता इतना मीटर प्रति, मतलब मीटर स्क्वायर, फिर से वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स है, ठीक है जी। यहाँ पे क्या रहना में से प्रवाहित धारा का मान हमसे पूछा गया है, ठीक है ना। ये सब वैल्यू दिया गया है, जो जो वैल्यू देना उसको चुपचाप हमें लिखना है, ठीक है ना। चुपचाप हमें सबसे पहले दिया है करके लिखते हैं, तो हम लिख देते हैं दिया है। क्या क्या दिया है जी, सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रॉन का घनत्व दिया है, तो हम लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन का घनत्व। इलेक्ट्रॉन के घनत्व को हम ए से दर्शाते हैं, ये घनत्व नहीं मतलब इलेक्ट्रॉन का ही संख्या ही है, तो ये क्या है 8.85 × 10⁻⁻28 मीटर क्यू माइनस क्यू, ठीक है ना। तो ये हमने लिख दिया। फिर से यहाँ पे देखिए ये लंबाई दिया है, एक तांबे का तार है तो उसकी लंबाई 20 सेमी है, तो यहाँ पे हम लंबाई लिख देते हैं। लंबाई को किससे दर्शाते हैं जी, एल से, तो ये 20 सेमी है, तो 20 सेमी है ना, तो इसको अगर हम चेंज करते हैं तो 20 × 10⁻⁻2 ये मीटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आप याद रखेंगे, ठीक है जी। उसके बाद अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है ना। क्षेत्रफल ए का जो मान दिया है, देखिए यहाँ पे कह रहे हैं सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, इसका मतलब वही हो गया क्षेत्रफल। यहाँ पे अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद कह रहे हैं ना, तो ये कितना दिया है 1 सेंटीमीटर,
स्क्वायर, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा चेंज हो गया जी सेंटीमीटर से मीटर में। तो ये 3 चीज़ें मिल गया। चौथा हमारा कह रहा है 4 वोल्ट, यहाँ पे विभव का मान दिया है या विभवांतर का मान भी का जो मान दिया है वो कितना दिया है 4 वोल्ट। अब उसके बाद इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता का मान, मतलब इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता को याद रखेंगे म्यू से हम दर्शाते हैं। तो म्यू इक्वल टू क्या होता है जी 4.5 × 10⁻⁻⁶, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, ये हमारा हो गया। तो ये सब वैल्यू दिए गए हैं। सबसे पहले तो हमने इसको लिख दिया है, ठीक है ना। ये क्षेत्रफल का है, इतना दिया है। अब हमसे पूछ रहा है कि प्रतिच्छेद काट का जो एक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उसमें प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है। तो अच्छा एक पता है, एक फॉर्मूला हमने बताया था आपको, मुझे याद है अभी भी, कि हमने बताया था कि विद्युत धारा तथा विद्युत क्षेत्र की अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध। आपको याद होगा तो मुझे पता है, याद होनी चाहिए कि विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में हमने संबंध बताया था, ठीक है ना। विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। अब वो संबंध क्या बताया था हमने, मुझे याद है वो संबंध हमने ये बताया था, देखिए वो संबंध हमने ये बताया था कि I इक्वल टू NEAVD होता है ना, NEA/VD, ये हमने फॉर्मूला बताया था, ठीक है ना। E = NEA/VD होता है, ये हमने फॉर्मूला बताया है, ठीक है ना। इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, ये फॉर्मूला। चूंकि हम एक और बात जाते हैं, अनुगमन वेग का हमने एक फॉर्मूला बताया था, 2 हमने फॉर्मूला बताया, एक होता है V/2 और एक और होता है कि जो अनुगमन वेग VD = μ/V/L। तो ये भी बात आप याद रखेंगे, अनुगमन वेग का VD = μ/V/L। तो ये VT की जगह पर अगर मान हम रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, वाइट से ही लिखते हैं, तो NEA। अब VT की जगह पर हम क्या लिख देंगे जी म्यू और फिर से इंटू V/L हो जाएगा। तो ये हमने इतना वैल्यू को रख दिया है आसानी तरीके से। आप समझिएगा, जैसे ही हमने इतना रख दिया तो आप मान पुटअप करेंगे सब निकल जाएगा जी। तो ये हमारा फॉर्मूला मेन हो गया है, आप समझिएगा। ये I हो गया, ये N का मान क्या है 8.85 × 10⁻28, ये हमने लिख दिया जी। फिर से E, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है 1.7 × 10⁻1.6 × 10⁻⁻19, ये एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है। ए का मान देखिए 1 × 10⁴ का मतलब क्या है, 1 अगर इसमें गुणा होगा तो 10⁻⁻4 ही ना होगा जी। तो ये ओनली हम 10⁻⁻4 लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। म्यू का मान देखिए 4.5 × 10⁻6 है, तो हम लिख देते हैं 4.5 × 10⁻6, ठीक है ना। अब भी का मान देखेंगे तो भी का मान है 4, तो ये हमने 4 यहाँ पर लिख दिया। आशा करता हूँ आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा हो तो बोल रहे हैं, सुन रहे हैं ना। अदरवाइज L है, तो L तो सभी के नीचे भी हम लिख सकते हैं, उससे कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है ना। V/L सभी गुणा में ही ना है, तो L को नीचे, L का मान कितना है जी, L का मान है 20 × 10⁻2 है, इतना हमने लिख दिया।
अब देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए सबसे पहले हम किसका किसका गुणा कराते हैं समझिएगा। सबसे पहले फर्स्ट ये और ये चारों का, ये इसका इसका इसका, ठीक है ना, ये 4 का भी, ठीक है ना, ये चारों का आपस में गुणा करेंगे। 8.5 का गुणा करेंगे 1.6 में, फिर से 1.6 का गुणा करेंगे 4.5 में, 4.5 का गुणा करेंगे 4 में। तो ये टोटल आपका जब गुणा करा लीजिएगा तो देख लीजिएगा आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा। वो आंसर मैं डायरेक्ट यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, अदरवाइज समय नहीं है उतना मेरे कराने का। तो ये 16.1 आ जाएगा, 61.2 आ जाएगा, ठीक है ना, 61.2, ठीक है। इस बात को मैं डायरेक्ट बुक से आपको बता दे रहा हूँ, बट आपको देखिए समय नहीं है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि अब गुणा में यहाँ पे सिखाने लगागा तो टाइम तो बहुत ज़्यादा लगेगा ना। तो ये 61.2 हो जाएगा, ठीक है ना, गुणा करा लीजिएगा। उसके बाद ये देखिए, अब बात को समझिएगा, बात को यहाँ पे ये आप समझने वाला है कि बात को हमें ये समझने वाला है कि ये अब हम इसका अब करने वाले हैं। देखिए मैं कलर थोड़ा सा ले लूँ। अब देखिए, अब इन सभी का जो घात वाले हैं उनको हम जोड़ेंगे जी, ये सबसे पहले तो ये 28 है, तो पहले माइनस वाले को 19 4 कितना होता है, 19 4 23, और 23 और 6 कितना होता है जी, 23 और 6 हो जाएगा हमारा 29। तो ये 29 है माइनस वाले, और ये 28 है, तो 28 में से 29 चला गया तो 10 टू द पावर -1 बचेगा। 10 टू द पावर ये क्या बचेगा, -1, यही ना बचेगा जी, 10 टू द पावर -1 बचेंगे, ठीक है, क्योंकि माइनस वाला अधिक हो रहा है, ये 20 हो जाएगा, ये 10 टू द पावर -2 हो जाएंगे। इतना हो गया ना। तो ये बातों को आपको सबसे पहले तो याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना, इस बात को आपको याद रखेंगे। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है इसमें आप में, ठीक है ना, मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया। देखिए इसका 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 ये 3 का ही आप गुणा कराएंगे ना, मतलब 8.5 का 1.6 में, और 1.6 में फिर से इसका गुणा कर देंगे 4.5 में, तो आपका जो 61.2 आ जाएगा, ठीक है ना। बस ये एक्स्ट्रा जो 4 है ना, तो ये 4 एकम में 4 और 4 25 ये 20 हो गया है, मतलब 5 बार में ये कट जाता है, ठीक है ना। तो ये 4 का इसमें ऊपर गुणा हमने नहीं कराया है, ठीक है ना, ये मैंने थोड़ा मिस्टेक से बता दिया। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है ना, इस बात को भी आप याद रखेंगे। ये 5 हो गया। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए जो हमारे यहाँ पे क्या है जी, i का जो मान है, i का मान है वो 16.1 है इंटू 10 टू पावर -1 है, और नीचे क्या है जी, नीचे हमारा 5 इंटू 10 टू पावर -2 है। ये -2 ऊपर चला जाएगा तो 16.1 इंटू 10 टू पावर -1 इंटू 10 टू पावर 2 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। ये i इक्वल टू, ये अगर पूरा करा देगा 16.1 इंटू 10 टू द पावर केवल 1 बचेगा, ये 5 बचेगा। इतना बच जाएगा ना, ठीक है जी, ये इतना बच जाएंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है क्या कहीं पे, मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ, ठीक है ना। 4 हो जाएगा, ये 6 ही ना है, 10 टू पावर -6 तो है, ठीक है। अच्छा 13 19 27 28 29 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हमने किया है क्या, -6 19 नहीं जी, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी, ठीक है, सब सही है, ठीक है ना।
तो अब हमारा इतना आ गया ना, ठीक है जी। अब हम सिंपल सा 5 में अगर हम भाग दे देते हैं तो ये आपका डायरेक्ट 5 में अगर इतना का भाग देते हैं तो आपका आ जाएगा 12.24 आ जाएगा, और ये 10⁻⁻1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका आंसर इतना हो जाएगा। ये 10 का गुणा करा लेंगे इसमें ना, तो ये 122 हो जाएगा, 0.4 आ जाएगा, इतना आ जाएगा एम्पियर, ठीक है ना। ये हमारा आंसर आ जाएगा आई का मान। सही है, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा बुक से, जैसे जो बड़ा गणना होता है ना, अदरवाइज सब सही है, ठीक है। जैसे गणना करना होता है तो ये हम एक एक करके यहाँ पे कराते समझाते तो उसमें थोड़ा टाइम लगता, बट सिस्टमेटिक अब बुक से देखकर अब मैं गणना बता रहा हूँ यहाँ पे तो थोड़ी से दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना। अब बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो सोचेंगे सर आप बुक से देख कर बता दे रहे हैं, हमें तो एग्जाम में तो लिखना पड़ेगा। अरे भैया मैं जानता हूँ कि आपको एग्जाम में लिखना है, आपको खुद करना पड़ेगा, इसीलिए तो मैं कहता हूँ ना बी प्रैक्टिस तो आपको करना ही पड़ेगा दोस्त। मुझे क्या है, मुझे सिस्टमेटिक बताना है कि भैया किस तरीके से क्वेश्चन को हल करना है आपको, ये आपको मैं सिखा रहा हूँ। गुणा भाग मैंने सिखाना यहाँ पे नहीं आया हूँ दोस्त, समझ रहे हैं ना। तो ये जो क्वेश्चन अगर ऐसा आपको मन में आ रहा होगा तो ये थोड़ा सा आपको, मुझे नहीं लगता है आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। तो आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए अब हमारा जो 7 नंबर क्वेश्चन आता है, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको आपको मैं दे रहा हूं कि सॉल्व करने का, प्रैक्टिस करने का, पूरा बुक इस्तेमाल कीजिए, अपना जितना हो सके अपना माइंड इस्तेमाल कीजिए, इस क्वेश्चन को हल कीजिएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन होमवर्क तो देना ही चाहिए अदरवाइज। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें हमने पूरी 1 से 7 तक के जो चैप्टर है उसका इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल था 3 नंबर वाली, उसको हमने करा दिया है। अदरवाइज अगर इससे आगे के 8 से 14 तक के चैप्टर का न्यूमेरिकल देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, ठीक है ना। 2 नंबर वाले भी और 3 नंबर वाले, 3 नंबर वाले जो होगा ना नीचे आपको दिखाई देगा 8 to 14, मतलब 8 से 14 तक के चैप्टर लिखे हुए होंगे 3 नंबर वाले, तो उस पर क्लिक करेंगे तो आपको इसके आगे के मिल जाएंगे, उसको भी देख लीजिएगा। 2 नंबर वाले न्यूमेरिकल है उसको भी देख लीजिएगा। अब जब आएगा न्यूमेरिकल तो 5 नंबर वाले न्यूमेरिकल कराएंगे, 2 वीडियो आएगा, ये 1 to 7 फिर से 8 to 14 तक के। तो आशा करता हूं समझ के होंगे। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।